नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सिंघू बॉर्डर पर लंबे आंदोलन के लिए तैयार किसानों ने रुकने के लिए बढ़ाई कई तरह की सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। 26 जनवरी के बाद कुछ कमजोर पड़े आंदोलन में एक बार फिर जान आ गई हैं। अब किसानों ने लंबे समय तक रुकने के लिए कई तरह की सुविधाएं बना ली हैं। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए किसान कम्युनिकेशन और रहने की सुविधाएं को बेहतर कर रहे हैं। इससे पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साफ किया जा चुका है कि जब तक मोदी सरकार नए कानून वापस नहीं ले लेती है तब तक विरोध जारी रहेगा। सुरक्षा इंतजाम और बाहरी लोगों को अलग रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेन स्टेज के पीछे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है जिससे हर गतिविधि पर निगाह रखी जा सके। गौरतलब है कि 26 जनवरी को हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा को बैकफुट पर आना पड़ा था। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से बार बार हिंसा की जांच कराने की बात कही जा रही है। इसके बाद आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत इन दिनों अलवर के दौरे पर हैं। इस दौरान टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये लोग भूख का व्यापार करने वाले लोग हैं। जितनी तेज भूख उतनी कीमत। आगे उन्होंने कहा कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, बाजार की वस्तु बनने नहीं देंगे। जब तक पूरे देश में एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी की मांग, चमोली आपदा पीड़ितों को 25-25 लाख मुआवजा दे केंद्र और राज्य सरकार। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आपदा पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है, वह अपर्याप्त है। सिंह ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में अभी भी 173 लोग लापता है। ऐसे में बचाव कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को योजना बनानी चाहिए। अभी तक 13 गांवों से संपर्क टूटा हुआ है। इन गांवों से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। विकास और तरक्की निश्चित रूप से हमारे देश के लिए जरूरी है, लेकिन जो नदियों का प्रवाह रोककर बांध बनाए जाते हैं उसके कारण से भी यह आपदाएं आती रहती हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा के कारण भारी तबाही मची है। कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत, रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने रथ यात्रा रोकने की दायर याचिका पर यह फैसला दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने में लगी हैं। इसी क्रम में एक बार फिर भाजपा की रथ यात्रा को रोकने के लिए कोशिश की गई है। कोलकाता हाईकोर्ट में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, लेकिन अब कोर्ट ने इसे रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार ने स्कूल की जमीन बीजेपी को ऑफिस के लिए दे दी। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार ने स्कूल बनाने की जमीन को भाजपा का कार्यालय बनाने के लिए दे दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 2 करोड़ रुपए में 20 वर्ग गज जमीन कोई भी नहीं खरीद सकता है, लेकिन भाजपा को प्राइम लोकेशन पर केवल 2 करोड़ रुपए में ही 10,000 वर्ग गज जमीन दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 सीटें आई, फिर भी उसे केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय के लिए 10,000 वर्ग गज जमीन दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है लेकिन उसके कार्यालय के लिए सरकार के पास जमीन नहीं है। हिमा दास को असम सरकार ने नियुक्त किया डीएसपी।
जी हां, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के जनता भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पुलिस अधीक्षक के रूप में धावक हिमा दास गुप्ता को नियुक्त करने का फैसला किया। कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 और वर्ग 2 के अधिकारियों के रूप में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए राज्य की एकीकृत खेल नीति में संशोधन किया। असम के मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने लिखा, सीएमओ ने ओलंपिक एशियाई खेलों CWG के पदक विजेताओं और विश्व चैंपियन के पदक विजेताओं को वरिष्ठ वर्ग के अधिकारियों के लिए नियुक्त करने के लिए एकीकृत खेल नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके बाद आपको बता दें कि हिमा दास गुप्ता को उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दास को डीएसपी नियुक्त करने के असम कैबिनेट के फैसले की सराहना भी की। रिजिजू ने ट्वीट किया कि अच्छा हुआ सीएम सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने असम पुलिस में डीएसपी के पद हिमा दास गुप्ता को सौंपने का फैसला किया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, AC 3 टियर इकोनॉमी का होगा अब नया क्लास। जी हां, आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एक नया क्लास शुरू करने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया क्लास AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास हो सकता है। गौरतलब है कि अभी तक AC कोच में सिर्फ 3 ही क्लास होते थे, लेकिन अब AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास जल्द ही शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के कोच का निर्माण किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में पहली खेप तैयार भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पहले AC डिब्बे फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC में विभाजित होते थे। हालांकि अभी चौथा क्लास भी होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में थर्ड AC क्लास में 72 सीटें होती थी, वहीं थर्ड AC इकोनॉमी क्लास में 83 सीट होगी। इस तरह से कोच में कुल 11 सीटें बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में फिर से पानी आने की चेतावनी जारी, लोगों में मची अफरा तफरी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में 3 दिन पहले ग्लेशियर फटने से मातम मच गया था, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग अभी लापता हैं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। 39 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि चमोली के गाँव में एक और चिंता बढ़ाने वाली चेतावनी जारी की गई है। फिर से पानी आने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। रेस्क्यू का काम को रोक दिया गया है और सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है, जिससे किसी की जान न जाए। लद्दाख में पीछे हटना शुरू हुए भारत और चीन की सेनाओं के टैंक। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं में लद्दाख बॉर्डर पर करीब 10 महीनों से चल रहे तनाव कम होता दिख रहा है। दोनों देशों में सेनाओं को बॉर्डर से पीछे लेने पर सहमति बनने के बाद लद्दाख के पेंगोंग तसो झील पर सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं टैंकों को वापस लेकर जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बताया कि दोनों देश पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील को लेकर चल रहे विवाद पर सहमत हो गए हैं। पेंगोंग झील के चीन के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हो गया है। भारत चीन ने मिलकर तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को वापस लागू किया जाएगा। इस बीच सीमाओं पर जो निर्माण कार्य कराए गए हैं उन्हें हटा लिया जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी जारी, कई इलाकों में ओले के साथ होगी बारिश। जी हां, आपको बता दें कि पहाड़ों में इन दिनों भारी बर्फबारी चल रही है, जिससे हिमस्खलन भी खूब हो रहा है। बर्फबारी से तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है, जिससे लोगों को शीतलहर और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में आगे भी ठंड का कहर देखने को मिलता रहेगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात की वजह से बिहार के तापमान में आंशिक रूप से इजाफा होने के आसार हैं। खास तौर पर उत्तरी पूर्व बिहार में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज होने का पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। कश्मीर में ठंड का दौर जारी है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।